हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप्रो क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि जो इंडिया की एग्रीकल्चर्स है उसमें क्या फीचर्स थे उसकी, यानी कि क्या क्या उसके गुण थे और उसमें क्या प्रॉब्लम थी जो उसकी प्रोडक्टिविटी जो थी वो इतनी लो थी, और ऐसी कौन कौन सी पॉलिसी थी जो हमने एग्रीकल्चर के लिए अडोप्ट की थी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर हमारे लिए क्या महत्व रखता था जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो किस में इंगेज थी, एग्रीकल्चर में इंगेज थी। इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, यानी कि जो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था अराउंड 70% ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी जो थी वो कहाँ से आती थी, एग्रीकल्चर से आती थी। क्योंकि जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है वही एक डेवलप था थोड़ा बहुत। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, इससे हम लोग जो एग्रीकल्चर उससे हमारी फूड ग्रेन्स की सप्लाई होती थी। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि किसी के फिनिश गुड को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता था वो कहाँ से आता था, एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारा आता था। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर बहुत सारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो कहाँ पर इंगेज है, एग्रीकल्चर में इंगेज है। इसीलिए जो ये हमारी जनरेशन जो है, पॉपुलेशन जो है उसको क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए मार्केट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये लोग वहाँ से क्या खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं। इंडस्ट्री जो भी सेक्टर होते हैं उस वो कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से खरीदते हैं। इसीलिए ये हमारे इंडस्ट्री सेक्टर को भी एक मार्केट प्रोवाइड करता है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स विद द इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर है उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण जो हमारी इकोनॉमी में इतने सारे लोग इंगेज होने के बाद भी हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इतना डेवलप नहीं था। सबसे पहली प्रॉब्लम थी लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि जो इरिगेशन की जो फैसिलिटी थी वो बहुत ही कम थी इंडिया में। यानी कि लोग किस पे डिपेंड रहते थे, रेनफॉल पर डिपेंड रहते थे कि बारिश आएगी तो हमारी खेती अच्छे से होगी। स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग, यानी कि जो ज़मीन थी वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रखी थी। यानी कि एक बहुत बड़ी ज़मीन है, उसमें मान लो 4 बच्चे हैं तो उस ज़मीन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इससे क्या होता था, जो किसी को अगर बड़ी मशीन लेकर आनी है, यानी कि ट्रैक्टर वगैरह अपनी फील्ड में लेकर आनी है तो वो नहीं लेकर आ सकते थे, क्योंकि इतनी स्मॉल होल्डिंग में आ ही नहीं सकती वो। तो ज़मीन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई थी, जिसके कारण जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही कम हो गई थी। कन्वेंशनल आउटलुक, यानी कि लोगों को खेती को देखने का जो लुक था वो पुराना था, मतलब कि इतनी न्यू टेक्नोलॉजी का वो यूज़ नहीं करते थे, इसलिए कन्वेंशनल लुक था। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग, यानी कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो मार्केटिंग था वो इतना अच्छा नहीं था, तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग हो गया। लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या है कि जो इंडिया की लैंड है, यानी कि जिसमें मतलब कि वो उगाते हैं अपनी फसल, उससे रिलेटेड क्या रिफॉर्म्स लिए गए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। सबसे पहला क्या था, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटेड, यानी कि जो खेती है उसमें बहुत सारे बिचौलिए होते थे, जिससे जो फार्मर्स है, जो छोटे फार्मर्स है, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। क्योंकि इन लोगों का जो इंटरमीडिएटरीज जो लोग होते हैं उनका बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो इनको फंसा लेता है। तो रिमूवल ऑफ जमींदारी सिस्टम, इसमें हमने सबसे पहला लैंड रिफॉर्म क्या किया था कि जमींदारी जो सिस्टम है उसको रिमूव कर दिया था। सीलिंग ऑफ ऑल लैंड होल्डिंग, यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़े में लैंड को बांट रहे थे उसको ख़त्म कर दिया। इट रेफर टू फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड दैट वन कैन होल्ड। इसमें जो है कि हमने फिक्स कर दिया कि भाई एक बंदा जो है वो इतनी ही ज़मीन रख सकता है, उससे ज़्यादा वो ज़मीन नहीं रख सकता है, और इससे ज़्यादा उसके पास अगर ज़मीन होगी तो वो छीन ली जाएगी। तो इसीलिए इससे हमारा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग बहुत हेल्पफुल रहा। फिर आता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, यानी कि हर किसी का जो जमींदार है उसको रिमूव करके जिसकी ज़मीन है उसको हक रख दिया गया। ऑपरेटिव आर्मिंग जॉइंट फार्मिंग, यानी कि लोगों को बोला कि तुम सारे इकट्ठे होकर फार्मिंग करो। अगर छोटे छोटे टुकड़े में करोगे तो कोई भी अच्छी तरीके से फार्मिंग नहीं कर पाएगा, अगर छोटे टुकड़े पे करोगे तो। इसलिए तुम क्या करो, सारे मिलकर अपनी एक ज़मीन कन्वर्ट कर लो और उसी में मिलकर सब खेती करो। इससे क्या होगा कि तुम्हें कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। ग्रुप में जाओगे अपने सामान को बेचने तो कोई बार्गेन भी कर लोगे और कोई आपको रोकेगा भी नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गए, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुआ। फिर हमारे तो जनरल रिफॉर्म्स भी हुए थे। तो ये रिफॉर्म्स किस तरीके के थे, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसको बढ़ाया गया। जो इन 1951 70% ऑफ लैंड वॉज अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि बहुत सारी जो इरिगेशन लैंड जो थी उनको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनको पैसे नहीं मिल पाते लोन पर अपनी एग्रीकल्चर को अच्छा बनाने के लिए,
इसलिए नाबार्ड की स्थापना की गई ताकि उनको अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोवाइड किया जा सके और ज़मींदार के एक्सप्लॉयटेशन से बचा जा सके। क्योंकि अगर वो लोग ज़मींदार से लोन लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसके कारण जो फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो लोन ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इन सब से रिमूव करने के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की स्थापना की, जिसे हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये सेटअप किया गया 1982 में ताकि रूरल क्रेडिट को प्रोवाइड कर सके। जो गांव के छोटे मोटे किसान हैं उसको हम ईजिली लोन प्रोवाइड कर सके, इसलिए ये इस सेक्टर की स्थापना की गई। फिर तीसरा रिफॉर्म जो था वो रेगुलेटेड मार्केटेड, यानी कि अब किसान ने अपना सामान बना लिया, वो कहाँ बेचे, इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने रेगुलेटेड मार्केट की स्थापना की ताकि वो किसान जो है, जो इतनी मेहनत करके अपना प्रोडक्शन बना रहा है, उसको अपना सामान बेचने के लिए एक मार्केट भी प्रोवाइड हो सके। इस इज़ अ सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो डिमांड और सप्लाई की कंट्रोल में रखती है। जैसे कि एमएसपी डिसाइड कर देना कि फार्मर जो है उनको इतने ही पैसे मिलेंगे अपनी फार्मिंग के, तो कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा इन्हें। फिर आता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। इसमें क्या बोला कि तुम, जो गवर्नमेंट ने बोला कि तुम लोग क्या है अपना एक सोसाइटी बना लो जिसमें तुम सारे एक ही साथ अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचने के लिए जाना, तो तुम ईजिली बार्गेन कर सकोगे और कोई भी इंटरमीडिएट तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएगा। इसका एस्टेब्लिश किया गया था टू इंक्रीज़ बार्गेनिंग पावर, ताकि आप बार्गेनिंग पावर को अपने इंक्रीज़ कर सको। क्योंकि एक लोगों को अगर कोई बार्गेन नहीं करेगा, बट अगर बहुत सारे लोग जाएंगे तो बार्गेनिंग ईजिली हो सकेगी। तो ये सारे कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और कुछ जनरल रिफॉर्म्स हुए थे जो कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं। ये सारी पॉलिसीज़ है जो कि हमारी हेल्प करती है एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। फिर आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था तो इंडिया की एग्रीकल्चर को अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली थी। ये नॉर्मली 1960 के अप्रोक्स में आया था। इसका मतलब क्या है कि एक सडन और स्पेकुलेटर, यानी कि बहुत बड़ा चेंज लेकर आना किसी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में, यानी कि तुम्हारा एग्रीकल्चर जो नॉर्मल प्रोडक्टिविटी हो रहा है उससे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव बन सके ड्यू टू द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी कि HYV सीड्स का यूज़ करो जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। ठीक है। फिर यूज़ ऑफ HY सीड्स, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, यानी कि फर्टिलाइज़र का यूज़ करो केमिकल, क्योंकि उससे ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन। साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन का मतलब कि अगर इस मतलब कि डिवाइड कर देना रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में, और फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना कि तुम्हें कौन से क्रॉप को रोटेट करके लगाना है, यानी कि एक ज़मीन पे ऐसे क्रॉप लगा दिया, अगले साल दूसरा क्रॉप लगाना, जिससे जो प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो है वो इंक्रीज़ होती रहे। फिर हमारा आता है मॉडर्नाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि कल्टीवेशन करने के लिए आप मॉडर्नाइज कर लो, यानी कि अपना जो इरिगेशन है, ट्रैक्टर वगैरह है, इन सब का यूज़ करो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट फेज था इंडियन इकोनॉमी के लिए। इससे जो हमारी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ तो हो गई, बट इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट भी थे, क्योंकि इसमें हम पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ करें, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, तो इससे जो हमारी फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में था। फिर हम बात करते हैं अचीवमेंट के बारे में, यानी कि जो हमारी एग्रीकल्चर है उसने क्या अचीव किया और क्या फेलियर्स रहा। सबसे पहले इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, 82 मिलियन टन्स इन 1960 और 61, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या अचीव किया ये बात है। 176 मिलियन टन्स इन 1991, यानी कि इतना टर्न हमने इंक्रीज़ किया अपनी प्रोडक्टिविटी को। इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, क्योंकि अगर हमारा एग्रीकल्चर इंक्रीज़ होगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन इन GDP भी जाएगा, जिससे हमारी नेशनल इनकम जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। फिर आता है इंक्रीज़ इन मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि हमारा मार्केट है जो उसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। इट रेफर टू द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच इज सोल्ड इन मार्केट बाय फार्मर्स आफ्टर सेल्फ कंजप्शन, यानी कि मार्केटेबल सरप्लस का मतलब कि अपने कंजप्शन को छोड़कर जो फार्मर्स जो है वो अगर सामान को बेचता है तो उसको कितना प्रॉफिट। बेनिफिट लो इनकम ग्रुप, यानी कि जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी कर सके, उनको भी एक इनकम प्रोवाइड हुआ। बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स, इतने सारे प्रोडक्शन हुआ ग्रेन्स का कि गवर्नमेंट जो है वो बफर स्टॉक बनाने लग गई, यानी कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनके स्टॉक्स को बना के रखने लग गई। अब ये सब चीज़ तो हो गई। अब इसके फेलियर्स क्या थे। लिमिटेड क्रॉप्स ओनली, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई है, कोई सा भी रेवोल्यूशन हुआ है उसमें हमने सिर्फ एक ही चीज़ को देखा है, राइस और व्हीट। इससे क्या है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ होती है जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं,
लाइक नॉन सीरियल गुड्स, प्रोटीन बेस्ड गुड्स लाइक पल्सेस, स्पीशीज़। तो इस सब को प्रोडक्शन अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ मिलेगी। बट जो फोकस था वो सिर्फ किस पे था, व्हीट एंड राइस पे ही था। फिर है अनइवन बेनिफिट्स, कुछ ग्रुप को ज़्यादा बेनिफिट मिले और कुछ को बहुत कम मिले, यानी कि जो अमीर फार्मर्स है वो और भी अमीर होते गए और जो गरीब फार्मर्स है वो और भी गरीब होते रहे। सॉइल डिग्रेडेशन, इतने सारे फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ किया जिससे हमारी जो सॉइल है वो डिग्रेड हो गई, यानी कि ख़त्म हो गई उसकी फर्टिलिटी। अनइवन स्प्रेड, यानी कि सिर्फ जो एग्रीकल्चर था ग्रीन रेवोल्यूशन में वो सिर्फ ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के जो एरिया है उसी में फेमस हो सका, पर मतलब स्प्रेड इतना नहीं था। जो छोटे मोटे शहर थे उसमें इतना स्प्रेड नहीं था एग्रीकल्चर का। तो ये हमारी सारी जो सिचुएशन है वो किससे रिलेटेड हो गई, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड हो गई। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ एग्रीकल्चर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।